Hello friends, welcome to all of you in our study channel San Physics Classes and I am Abhishek दुबे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपनी वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू किए हैं। इसमें हमने प्रीवियस वाले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर कितना कर दिया है 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो और हमने उसमें कहा था कि अगले वाले वीडियो में, जो कि आज हमारा लेक्चर नंबर 07 होने वाला है, इसमें हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक, 8 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे आगे अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, जो कि कौन से चैप्टर है, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इतना हमें कवर करना है। बाकी प्रीवियस सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख भी सकते हैं। और 8 से 14 आज कवर करेंगे। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज में कुल मिला के 21 क्वेश्चन हैं। 21 क्वेश्चन में 1 to 7 एक वीडियो में है, 8 to 14 इस वाले लेक्चर में है, और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम 15 से लेके 21 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ फिर हमारा चैप्टर जो है वो वर्क एनर्जी एंड पावर वाला हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, तो ये हमारी बुक का 11th चैप्टर है और क्लास 9th की फिजिक्स का, मेनली फिजिक्स का 5वां चैप्टर है। कहाँ का? क्लास 9th। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है कि डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज, व्हेन है ये, व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फार टू मूव इट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जितने बताए हैं, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वास्तव में आएंगे ये क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है कि इसमें हमसे ये कहा है कि जब हम किसी ह्यूज रॉक मतलब बड़े पत्थर, ह्यूज मतलब होता है विशाल, विशाल पत्थर को जब हम धक्का देते हैं तब क्या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कार्य हुआ है। तो वर्क की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि वर्क को हम तभी कह सकते हैं कि कार्य हुआ है जब उसमें कम से कम दो चीज़ें प्रेजेंट हो। दो चीज़ों में पहली कौन सी है? उसमें पहली बात तो फोर्स हो, दूसरा है वर्क डन हो। और इन दोनों के साथ साथ एक कंडीशंस और होती है जो इसमें छिपी हुई है, उसको बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। वो ये चीज़ है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। पिछले वाले वीडियो में हमने कई क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसमें इन द डायरेक्शन की वजह से वो क्वेश्चन में वर्क डन यस या नो हो जाता था। तो यही कुल मिलाकर 3 कंडीशंस में बेसिकली दी जाती है। ठीक, तो ह्यूज रॉक है, ह्यूज रॉक पे को हमने धक्का दिया। अब कोई कहते हैं कि हमने पत्थर को दिन भर धक्का दिया, मतलब पहाड़ को दिन भर धक्का दिया, लेकिन पहाड़ आगे नहीं गया और हम थक गए। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो गया, वो बात ठीक है, लेकिन वहाँ पर वर्क नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। एक चीज़ यहीं पर और बता दें, एनर्जी और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र का मतलब हो जाता है वर्क। ये बात भी आप जाने रहिए। कहीं पर अगर आपको एनर्जी ट्रांसफ़र मिलता है, मतलब वो नहीं, जैसे कुछ क्वेश्चन पिछले में हमने किए हैं, उसमें यह था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी से, तब जैसे कि बल्ब वाला था कि बल्ब में कौन सी एनर्जी किस में चेंज हुई थी, केमिकल इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल फिर हीट लाइट में, वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र है। एनर्जी का ट्रांसफ़र जहाँ होगा तो उसका मतलब होता है वर्क। ठीक, तो यहाँ पर हमसे कहा है कि डज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, क्या ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस कार्य करेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि वहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के मामले से वो हमसे वर्क के बारे में पूछना चाहता है कि क्या यहाँ पर वर्क हुआ है या नहीं हुआ। तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू नो डिस्प्लेसमेंट। सीधी सीधी बात है कि डज नॉट, क्यों? ड्यू टू नो डिस्प्लेसमेंट।
एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म हुई है, जो हमने धक्का लगाया उसकी वजह से हमारे अंदर थकावट आई, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी नहीं कहते। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी मतलब हो गया वर्क नहीं हुआ है क्योंकि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कहाँ नहीं है? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ या फिर मोटा मोटा वर्क नहीं हुआ। और द एनर्जी स्पेंट, एनर्जी जो भेजे वो लगी कहाँ पर? तो वेयर द एनर्जी यू स्पेंड इज गोइंग। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये भी है, तो उसके आंसर में है कि द एनर्जी स्पेंट इज यूज्ड टू ओवरकम इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द रॉक। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ रॉक जो है उसी के ओवरकम करने के लिए, ओवरकम इंग्लिश का शब्द है लेकिन आप इसे हिंदी में भी समझ सकते हैं कि ओवर का मतलब कार्य उसका कम करने के लिए, मतलब वो रुका रहना चाहता है लेकिन हमने उसे रुका नहीं रहना देना, हम उसे रुका नहीं रहने देना चाहते बल्कि हम उसे चलाना चाहते हैं। ओवर मतलब क्या होता है? कार्य खत्म। तो ओवर जैसे 4 ओवर 5 ओवर, तो ओवर कम कार्य को ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब एनर्जी में चलाना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाया, लेकिन वो एनर्जी हमारी उसमें लग गई। तो वही है, इंग्लिश का शब्द है लेकिन उसे हम हिंदी में भी समझ सकते हैं। ठीक, तो यही इतना आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। 250 यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है? 3600 जूल पर सेकेंड, जूल पर नहीं जूल सेकेंड, पूरा यूनिट बताया था ना, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वही है ये। वही कहा है कि 250 यूनिट एनर्जी यूज करती है एक मंथ में। हाउ मच एनर्जी इज दिस इज जूल। इसी एनर्जी को आप जूल में बता दीजिए कितना होगा। ठीक, तो न्यूमेरिकल है, बिल्कुल आसान है। देखिए, तो क्या है एनर्जी? एनर्जी निकालना किस में है? इन जूल। अवधि किस में गई है हमें? ये हमें पता नहीं है। और यूनिट, यूनिट में हमें दी गई है 250 यूनिट ऑफ एनर्जी। 250 यूनिट एनर्जी दी गई है, उसे हमसे कहा है कि इसको बता दीजिए कि जूल में ये कितनी एनर्जी कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम इसे ऐसे देखें कि एनर्जी ये वाला इन जूल वाला इज इक्वल टू 250 ये दिया गया है, इंटू यूनिट की जगह पर हम क्या देख सकते हैं? 3600 गुणे 1000। ये हमने पिछले वाले वीडियो, पिछले वाले में कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी वाले में ये हमने आपको बताया है कि 3600 गुणे इसे कहा जाता है किलोवाट आवर। तो ये हो गया किलोवाट और ये हो गया आवर। आवर में क्या है? इतने को मिलाकर इतने सेकंड है, जैसे आवर ना लिख के बल्कि हम इसे देख सकते हैं वाट पर वाट सेकंड। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करिए, पहले 0 वाला कर दीजिए। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये बाकी 36 गुणे 25 करिए। 36 गुणे 25 संग 150, 15 25 75 15 90, 2 जीरो इसमें भी आ गए, 2 जीरो ये और ये 9। इतने जूल एनर्जी टोटल आपके आंसर में आई। अभी तो लिखने में बहुत गलत भी हो सकता है, तो इसके लिए आप ऐसे लिख दें 9 × 10⁸ जूल एनर्जी। पावर वाला क्वेश्चन देखिए, पावर समझाने के लिए बता दें थोड़ा सा कि पावर अगर कुछ नहीं लिखा हो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे लास्ट में पॉइंट लगा है उसके बाद 0 है। पॉइंट को बाएं तरफ लेके आने में लाएंगे तो हमारा ऊपर प्लस में जाएगा, पॉइंट को दाहिने तरफ लेकर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9.0 × 10⁸ जूल आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। वही यूनिट कितना होता है ये आप अगर जानते हैं तो आप इसे आसानी से निकाल लेंगे। 3600 मतलब वो होता है 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 बराबर 3600। फिर आ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल वाले लगातार हैं इसमें।
एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। मास कितना दिया है 40 किलोग्राम, हाइट HEI, हाइट की स्पेलिंग में IE नहीं EI होता है। हाइट दी है 5 मीटर, या हम इसे डिस्टेंस पे दे सकते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चाहे जो देख लें। तो हमसे पूछा है कि आप बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल व्हेन इट इज़ हाफ वे डाउन। आधे रास्ते में है और उसे छोड़ दिया जाए गिरने के लिए, तो बताइए कि हमारा कितना होगा। तो देखिए क्या करें कि मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हमारा 40 इंटू 9.8, ये क्या है ग्रेविटी। अब बता रहे देखिए पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या होता है mgh, मास, मास जी से क्या है ग्रेविटी, ग्रेविटी वाला फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और h से क्या है हाइट, जो कि हाइट यहाँ पर दी गई हुई है हाइट, तो उसी को सब रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगा। तो कितना हुआ 0 है, जैसे 0 10 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 98 इंटू 5, 4 5 को मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 20 इंटू 98, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 196 और 0, तो ये 40 है, यहाँ पर 40 नहीं रहेगा ना 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1960 इसमें जूल में, ये हमारा हो गया आंसर 1960 जूल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा किया गया कार्य ऑन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट घूम रही है मूविंग अराउंड द अर्थ, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा घूमती हुई सैटेलाइट पर कितना कार्य किया गया उसे बताइए, जस्टिफाई योर आंसर। वर्क डन ऑन द सैटेलाइट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कितना है 0, कोई भी वर्क डन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट एट ईच पॉइंट इज, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि इस ऐसे ही है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हर जगह पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। देखिए समझिए कैसे, जैसे मानिए कि यही हमारा पाथ है, यहाँ पर ये जाना किधर को चाहेगी ऐसे ही है, फोर्स इधर है, लेकिन मानिए कि ऐसे कॉपी पर है तो कॉपी फोर्स इसका कैसे लगेगा, कॉपी के नीचे की तरफ ऐसे नीचे लगेगा, और जाना इसको इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स नीचे, तो हो गया कैसा 90 डिग्री। 90 डिग्री में कैसा नहीं होता वो हमने पहले बताया है कि कॉस थीटा कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 में यही आपका है, वर्क डन कितना है 0 है, क्यों है क्योंकि परपेंडिकुलर है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, क्या किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, अगर वहाँ पे फोर्स ना लगे फिर भी क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्कस करिए। तो इसमें दोनों कंडीशन है कि हाँ हो भी सकता है और नो नहीं भी हो सकता, दोनों डिस्कशन है, डिस्कशन में दोनों तरह की बातें आती हैं कि हाँ ये ऐसा हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता। तो होगा कहाँ पर, यस इन स्पेस अ सैटेलाइट मूव्स विदाउट एनी फोर्स। अगर आप ये बात जानते हो तो जैसे स्पेस में जो सैटेलाइट्स यहाँ से पृथ्वी से भेजी जाती हैं तो उन्हें जिस स्पीड से वो स्पेस के लेयर को क्रॉस करती है उसी स्पीड से वो हमेशा घूमती रहती हैं, उनमें किसी भी अलग से फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं होती।
मतलब वहाँ पर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती रहती है, लेकिन वहाँ पर कोई फोर्स नहीं होता, विदाउट एनी फोर्स। तो सैटेलाइट्स की जहाँ पर बात आ जाएगी स्पेस में, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिना फोर्स के भी डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में क्या है कि फोर्स के बिना डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, सीधी सीधी बात है भाई। जब धक्का ही नहीं लगाएंगे तो बॉडी आगे बढ़ेगी कैसे। नॉर्मल कंडीशंस में नो है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन जो कि स्पेस में सैटेलाइट्स वाली होती है, वहाँ पर ये यस हो जाता है। फोर्स कैन नॉट बी जीरो फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर है तो बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। फोर्सेज सम फोर्स इज इसेंशियल, कुछ ना कुछ फोर्स की आवश्यकता है। अब इसके एग्जांपल में आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे। हे मतलब होता है कि मान लीजिए कि घास, सूखी घास है। अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ है ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट के लिए एक आदमी ने अपने सर पर घास का बोझा रखा हुआ था। एंड गेट्स टायर्ड, और ऐसा रखते रखते वो थक गया। हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट जस्टिफाई, क्या उसने कोई कार्य किया है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होता है कि फोर्स तभी माना जाता है जब डिस्प्लेसमेंट हो और फोर्स हो और दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में देखें तो वही जो पिछले वाले वीडियो में डंकी वाली कंडीशन है, गधे वाली, सेम वही यहाँ पर भी है। इसमें क्या है कि वो अपने सर पर बोझा रखा हुआ है, लेकिन बोझे का फोर्स क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, और वो आदमी अगर जाएगा तो आगे को जाएगा, या हो सकता है खड़ा ही रहे। अगर खड़ा रहेगा तब तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, और अगर आगे बढ़ा तब वो परपेंडिकुलर हो गया। दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से हम कह देंगे कि नहीं हुआ। पिछले में बताए थे हमने, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ये फोर्स है, का वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है। तो कॉस 90 अगर हो जाता है तो 90 की वजह हो जाती है 0, तो इसी वजह से ये आ जाता है कैसा, 0 है। 11th के हिसाब से आप ये समझिए, 9th के हिसाब से आप सीधा सीधा ये समझिए कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। और अब क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट। एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा हुआ है जिसकी रीडिंग जो है वो 1500 वाट की आ रही है। रीडिंग आने का मतलब हुआ कि वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 1500 वाट। ठीक, वाट का मतलब क्या हुआ कि जूल पर सेकंड, मतलब 1500 जूल पर सेकंड वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक, तो हमसे पूछा है कि हाउ मच एनर्जी इट यूजेस इन 10 आवर। तब आप बताइए कि ये 10 आवर में कितनी एनर्जी को यूज़ करेगा। ठीक, तो एनर्जी कंज्यूम्ड, यहाँ पर ये सेकंड नहीं होता है बल्कि ये आवर होगा, आवर। तो आवर होने की वजह से ये हमारा कितना है, 1500 वाट है। यहाँ पर ये है हमारा 1 आवर के बराबर। ठीक, तो 1 आवर के बराबर हो गया, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, एक में इतना है 10 मल्टीप्लाई कर दे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1500 वाट इंटू 10 आवर। तो ये हमारा कितना आ गया, 15,000 वाट आवर। ठीक है, 15,000 वाट आने आवर का मतलब हो गया कि 15 किलो वाट आवर। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है कि 1500 वाट में 1500 वाट दिया है। 1500 वाट का मतलब ये हुआ कि 1500 जूल एनर्जी 1 घंटे में कंज्यूम कर रहा है, सीधा सीधा ही समझिए। 1500 जूल एनर्जी 1 घंटे में, तो 10 घंटे में कितनी करेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा यही है। 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 गुणे 10 बराबर 15,000 वाट, और इसका वाट इसका आवर, 15,000 हो गया। अब 15,000 होने का मतलब क्या हो गया कि
15 किलो वाट आवर, किलो जहाँ तक किलो का मतलब पता है 1000, तो किलो वाट आवर मतलब 15,000 वाट आवर। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 टू ये कौन सा था 14, 8 टू 14 कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद वाले लेक्चर में अब हम अपने 15 से लेकर 21, ये आपने लास्ट जहाँ तक है 21 तक ही है, उसे कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।